तो हेलो, मैं प्रभाकर भाई आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो कैसे हो आप सभी, क्या हाल है? हाल चाल तो बढ़िया। तो हम सब ने मिलकर पिछले वाले वीडियो में बहुपद पढ़ लिए थे, उस पर एक्सरसाइज बना लिए थे, प्रश्नावली बना लिए थे। फिर इसके बाद हमारा चैप्टर बनता है दो चर वाले रैखिक समीकरण, जो चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, तो हम सब ने तो हेलो, मैं प्रभाकर भाई आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो कैसे हो आप सभी, क्या हाल है? हाल चाल तो बढ़िया। तो हम सब ने मिलकर बहुपद खत्म कर लिया है, दो चर वाले। आज हम करने जा रहे हैं रैखिक समीकरण खत्म। ए यार, तो हेलो, मैं प्रभाकर भैया फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हो आप सभी, क्या हाल है? हाल चाल तो बढ़िया। हम सब ने मिलकर द्विघात समीकरण खत्म कर चुके हैं, बहुपद खत्म कर लिए हैं। उसके बाद हमारा चैप्टर बनता है बोले तो चौथा, वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण। हमने द्विघात समीकरण पढ़ लिया, यानी दो घात वाले समीकरण के बारे में तो हमने पढ़ाई कर लिया है, लेकिन यहाँ तो दो चर वाले रैखिक समीकरण है। इसका मतलब क्या हुआ? दो चर। अब चर कौन सी होता है तुमको हमने बता दिया है, A to Z। इसमें से कोई दो उठा लो, या फिर A to Z, इसमें से कोई दो उठा लो। ये हमारा क्या हो जाएगा? दो चर वाले रैखिक समीकरण। अगर तीन बोले तो तीन चर, और इसमें से तीन उठा लेंगे। तो दो इसमें से कौन ले सकते हैं? तो मैं ले लिया x y। ठीक है, मैं तो एक्स वाई का यूज करूंगा, इसीलिए एक्स वाई मैंने ले लिया। ये क्या है? ये एक चर है, ये दूसरा चर है। ठीक है, तो चर का मतलब ये होता है ए से लेकर जेड तक जितना भी सिंबल होता है वो सारे के सारे चर होते हैं, लेकिन एक से लेके 100, 200, 500 यानी जितना भी संख्या है उसे अचर बोलते हैं। ठीक है, चलो, यानी जो हमारा समीकरण बनेगा वो दोनों में बनेगा, यानी एक्स और वाई दोनों में जोड़ कर दिया रहेगा या फिर घटा कर दिया रहेगा। ठीक है, चलो तो फिर समीकरण लिख देते हैं, कुछ समीकरण लिख देते हैं, उसके बाद चर्चा होता रहेगा क्या होता है। चलो देखो समीकरण, ये तो जो मान लो कोई समीकरण लिख दिया, कोई लिख दिया, चलो लिख दिए कुछ, ये मेरा कोई समीकरण है मान लिया। अब इनको हल करने के लिए क्या दो तरीका है। कितने तरीका हमारे पास है? इनको हल करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है, अभी मैंने बता दिया कि यह समीकरण है। अब इस समीकरण में एक नहीं दिया रहेगा, तुमको दो दिया रहेगा। ये तो हो गया एक्स और वाई में तो समीकरण तो है, लेकिन हल करने के लिए हमारे पास दो समीकरण देंगे, एक और मान लेते दिया कुछ और। ठीक है, ये दोनों दिया रहेगा और बोलेगा इनको हल करो। ठीक है, अब इनको हल करने के लिए हमारे पास दो तरीका होता है, एक ग्राफीय विधि, दूसरा बीजगणितीय विधि। तो हम इस चैप्टर में क्या करेंगे? ग्राफीय विधि से सिर्फ हल करेंगे। बोले तो इस वीडियो में ग्राफीय विधि सीखेंगे। ठीक है, ग्राफीय विधि से कैसे इस दोनों समीकरण को हल किया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। इसके बाद वाले चैप्टर में, बाद वाले वीडियो में क्या चीज है? बीजगणितीय विधि से मैं हल करने को सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलो ग्राफीय विधि क्या होता है, चलते हैं फिर। हटाओ इसको। देखो सबसे पहले ग्राफीय विधि, तो यहाँ लिख दो भैया जी कि हम कौन सा विधि पढ़ेंगे। ग्राफीय विधि पढ़ना है। ग्राफीय विधि कैसे पढ़ेंगे तो एक एग्जाम्पल से बता दूं। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ये मेरा कोई एग्जाम्पल है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12। आप इनको कह रहे हैं बीजगणित ग्राफीय विधि से हल करिए। अब ग्राफीय विधि से हल करना है तो कैसे करेंगे? तो हम भाई तो जानते तो नहीं है ग्राफीय विधि से हल कैसे होता है, लेकिन हम अभी एक विधि जानते हैं जो 9वां 8वां में पढ़े हैं शायद। कैसे? और इसे देखो, ये हम जानते हैं प्लस है माइनस है दोनों सेम है, कट जाएगा। 2 यानी 3 और 12 6 18, x = 6। ठीक है, x = 6 डालेंगे इसमें तो क्या होगा? y = 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 6 और 0 जो होगा इस दोनों समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है, ये जो 6 और 0 है
यानी 6 और 0 ये क्या करेगा, इन दोनों समीकरण को संतुष्ट करेगा। दोनों समीकरण को, सिर्फ इसको नहीं इनको भी संतुष्ट करेगा। देखो इसमें 6 डालो, x बराबर 6 तो y बराबर 6 में से 6 जाएगा, इस साइड आ जाएगा तो y बराबर 0। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें डालो x बराबर 6 तो 6 डालेंगे इसमें तो क्या होगा 12, 12 इधर जाएगा तो क्या होगा -12 -0 तो y बराबर 0। तो ये क्या हुआ, 6 और 0 दोनों को संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हम जानते थे कोंदोनी विधि, जो हम 9वां 8वां में शायद पढ़ लिए थे, कहीं किसी ने कोई हमें पढ़ा दिया था। लेकिन ये कह रहा है ग्राफीय विधि से हल करना है। कैसे होगा, ग्राफीय विधि से हल करना है तो कैसे होगा। तो देखो अगर तुम ये विधि जानते हो तो ठीक है, अगर नहीं जानते हो तो कोई बातें नहीं, हम सिखाएंगे। लेकिन यह विधि तुम जानते हो तो तुम यहाँ देखो क्या है, x बराबर 6 है, इसका मतलब हमारा जो x का जो जाएगा 6 तक जाएगा, जरूर 6 तक जाबे करेगा। ठीक है, अब ग्राफ का मतलब होता है ग्राफ। अब ग्राफ कैसे बनता है, तो ग्राफ हम जानते हैं ऐसे बनता है। ठीक है, हम जानते हैं कि नहीं, ये हमारा मिड बिंदु होता है, नहीं जानते हो 0 0 होता है। ठीक है, अब 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले ले, 4 ले ले ना। ठीक है, ये इतना हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 तक मेरा जाने वाला है x, इसीलिए 6 तक लेना जरूरी है। ठीक है, अब y कहाँ तक जाएगा, इसके लिए तो थोड़ा सा मान लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इधर प्लस वाला होता है, ये प्लस वाई एक्सिस। इतना तो तुम जानते ही हो क्योंकि मैंने सब बता रखा है या फिर तुम कहीं से जान रखा है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना होगा, पहले सीखो, पहले तो ये ग्राफ बना लेना। ठीक है, अगर ये विधि जानते हो तो तुम्हें पता चलेगा कि x कहाँ तक जाएगा और y कहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है x जाएगा 6 तक, तो पहले x वाला को 6 तक मैंने पार दिया, प्लस में तो प्लस में। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, अब देखो ये पहला समीकरण है, ये मेरा दूसरा समीकरण है, तो पहला समीकरण को यहाँ लिखो। ठीक है, अब इसमें तुम x का मान 0 डालकर देखो, 1 डाल कर देखो, 2 डाल कर देखो, 3 डाल कर देख, जिसमें तुम्हें अच्छा लगे यानी सुविधा पड़े उसका मान तुम डालकर लिख लो और इसमें पुट कर देना है। ठीक है, चलो इसका तो मान x बराबर 0, एक डिब्बा बना लेना ऐसे। चलो इसमें x y लिख कर, और 2 ही वैल्यू निकालना है, ज्यादा निकालने की जरूरत ना है। ठीक है, अगर तुम x बराबर इसमें 0 डालोगे तो क्या होगा, y बराबर x बराबर 0 तो y बराबर, इधर 0 हो जाएगा तो कोई दिक्कत ना है, 3 गुना 6, y बराबर 2। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब क्या होगा, अब मैं y बराबर 0 डाल दिया, इसमें 0 डाल दिया, y बराबर 0 तो यानी 0 गुने 3 0, तो x बराबर 6, तो y बराबर 0 तो x बराबर 6। ठीक है, तो इस समीकरण का ये क्या हो गया, इस समीकरण को मैंने 0 रखा तो 3 2 आ गया, 0 रखा तो 6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर डाल दो, डाल दिए। अब x बराबर 0 तो y बराबर 2, x बराबर 0 क्या है तो 0 तो यहीं पर है, y बराबर 2 कहाँ है तो 2 यहाँ पर है। तो ये बिंदु क्या हो गया, ये जो बिंदु हो गया x बराबर 0 और y बराबर 2 हमारा हो गया। ठीक है, चलो अब दूसरा क्या है, x बराबर 6 y बराबर 0। अब y बराबर 0 तो यहाँ बनता है, लेकिन x बराबर 6 यहाँ बनता है, क्या बनता है x बराबर 6 y बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों को मिला दो, मिला दो ना, तो मिलाओगे तो कैसे मिलेगा, तो ऐसे मिलेगा, मिल रहा है, लग रहा है मिल जाएगा। चलो अब इनको थोड़ा सा आगे बढ़ाकर मिला दो, तो ये जो बोले तो ये जो लाइन खींची गई है ये किस समीकरण से बना है, तो ये बना है x + 3y = 6। तो यहाँ पर लिख दो x + 3y = 6, यानी ये जो बना है लाइन ये इस समीकरण के द्वारा बना है। ठीक है, चलो अब इनको मिटा दो। अब हमारे पास बचा कौन है, हमारे पास बचा ये 2x - 3y = 12। अब देखो, कब देखो, अब देखो, अब इसमें तुम 0 का ले लो x बराबर, या फिर y बराबर 0 ले लो, x बराबर 2 ले लो, y बराबर जो मन से ले लो। तो मैंने तो सबसे पहले x बराबर 0 लेनी है,
क्योंकि मैं जानता हूँ जितना हला रहेगा, जितना हल्का रहेगा, उतना काम अच्छा रहेगा। ठीक है, तो x बराबर 0 ले लिया, तो y बराबर क्या आ गया -4। x बराबर 0 डालोगे तो 0, इनका तो कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो 3 से 4 12 मतलब में कट 12 को 3 से 4 मतलब में कट जाएगा, तो माइनस है तो -4। ठीक है, अब y बराबर क्या लेंगे, अगर y बराबर हम 0 ले लिए तो क्या होगा, तो y बराबर 0 लेंगे तो x बराबर 6 आ जाएगा। ठीक है, अब डाल दो मार्क, इसमें पुट कर दो, x बराबर 0 तो y बराबर -4, 1 2 3 4 यहाँ आ गया, x बराबर 0 तो y बराबर -4। ठीक है, अब क्या हो गया, x बराबर 6 y बराबर 0, तो 6 तो यहाँ है और y बराबर 0 यहाँ है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन दोनों को मिला दो आप। ठीक है, तो ये मेरा ऐसे चला जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ है लेकिन कोई दिक्कत ना है, समझ में तुमको शायद आ रहा होगा। ठीक है, तो ये देखो, ये जो लाइन बनी किसके द्वारा बना है, ये बना है 2x - 3y = 12। ठीक है, तो यहाँ पर जो कट रहा है किसके द्वारा कट रहा है, इन दोनों रेखा के द्वारा कहाँ पर कट रहा है, 6 और 0 पर। तो 6 और 0 जो होगा ये क्या होगा, ये जो होगा इन दोनों समीकरण को संतुष्ट करेगा। इन दोनों समीकरण में x बराबर 6 और y बराबर 0 डालोगे तो ये दोनों को संतुष्ट करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 0 के बराबर आ जाएगा। समझ में आ गया। चलो अब देखो, इतना निकालने के लिए अब इतना निकालना पड़ेगा ग्राफीय विधि से। तो कोई ऐसा तरीका है जो बिना ग्राफ के देख ले, पता चल जाए, देखते ही बता दे कि भाई ये ठीक है, ये इसका आंसर ये होगा, उसका आंसर ये होगा। ठीक है, चलो देखते हैं इसका कोई तरीका है। हाँ बिल्कुल है, तो कौन सा तरीका है, आ जाओ फिर देखते हैं कौन सा तरीका है। देखो फिर कौन सा तरीका है। ये मेरा कोई समीकरण है, ठीक है, ये दे दिया रहेगा तुमको, तो 2 समीकरण देवे करेगा, तुम जानते हो 2 समीकरण देगा, बोले अगर ग्राफीय विधि से हल करो, कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए ट्रिक बनता है। कौन सा ट्रिक है, देखो सबसे पहले यहाँ पर एक ट्रिक ये है कि अगर x का गुणांक, ये जो दिख रहा है हो, ये जो तुम्हें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, देखो देखो ये x का गुणांक, पहला समीकरण का x के गुणांक बाई दूसरे समीकरण के x के गुणांक बराबर नहीं होगा, फिर ये भी बराबर नहीं होगा। दूसरे y के गुणांक, पहले y का गुणांक बाई दूसरे y का गुणांक, फिर c1 बाई c2। अगर तीनों ये सेम नहीं है, क्या है, तीनों अगर सेम नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगा कि केवल एक हल होगा। ठीक है, क्या होगा, केवल एक हल, केवल एक हल। अब ये एक हल कौन सी होता है, केवल एक हल होगा, इसका मतलब क्या होगा, और क्या होगा, ये प्रतिच्छेद। अब प्रतिच्छेद का मतलब कौन सी होता है, हमें क्या पता। ठीक है, और ये केवल एक हल होगा, मुझे नहीं पता, प्रतिच्छेद होगा, इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो एक समीकरण मैंने तुमको अभी पीछे बताया कि नहीं, ये कोई मेरा था और इससे क्या हो रहा था कि भाई यहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर कट रहा है। देखो ये दोनों क्या कर रहा है, ये दोनों कर क्या रहा था, वहाँ ये दोनों कट रहा था। ये कैसे कर रहा है, यहाँ पर देखो ये कट रहा है और ये कट रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रतिच्छेद हो रहा है। और क्या हो रहा है, देख प्रतिच्छेद हो रहा है, और फिर क्या हो रहा है, देखो इसका जो हल है वो केवल एक ही है, यानी जो था मेरा क्या 6 और 0, इसके अलावा कुछ और हल हो सकता है। जो समीकरण हमारा बना था 6 और 0 के अलावा कुछ और संख्या डालोगे तो वो दोनों जो समीकरण है संतुष्ट नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, जो 6 और 0 है ये सिंगल हल है, मतलब यही एक हल होगा जो जो 2 समीकरण था उसको संतुष्ट कर सकता था। ठीक है, तो ये मेरा था केवल एक हल, पहला समीकरण जो मैंने बताया वो वाला। फिर प्रतिच्छेद कर होगा, तो ये प्रतिच्छेद क्या कर रहा है, ये दोनों कट रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद, मतलब कटना। ठीक है, तो एक हल और प्रतिच्छेद करना कब, जब a1 बराबर नॉट इक्वल टू a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2।
अब इसको तुम बराबर में लिखो या फिर ना लिखो, कोई दिक्कत ना है, क्योंकि अगर पहले रास्ता टूटा हुआ है तो दूसरे पर जाने का क्या फायदा। ठीक है, चल अब ये तो हो गया पहला। अब दूसरा क्या होगा, तो दूसरा के लिए पहले सबसे पहले मैं बता दूं, पहले एग्जाम्पल उसके बाद दूसरा। ठीक है, तो दूसरा में एग्जाम्पल क्या है, चलो इसको हटाओ। दूसरा में एग्जाम्पल क्या है देख लेते हैं, एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं उसके बाद। अब देखो दूसरे के लिए एग्जाम्पल मेरा किताब से रहेगा, क्योंकि यार याद थोड़ी है मेरे को। चलो अब 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। देखो इसमें क्या है, ये एक में 2x प्लस 3y बराबर 9, 4x प्लस 6y बराबर 18। क्या ये जो तुम समीकरण देख रहे हो दो वाला, ये क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, यानी देखो इसको तुम इसको ऐसे लिख सकते हो ना, ये 2x प्लस 6y इक्वल टू 9, इनको भी तो ऐसे ही लिख सकते हो ना। ये दोनों जो समीकरण है बिल्कुल एक ही जैसा है। क्या है, बिल्कुल एक ही जैसा है। इसका मतलब क्या होगा, अगर तुम इसमें जो मान रखोगे वो इसमें भी रहेगा, यानी इसमें जो मान रहेगा वो इसमें भी रहेगा, क्योंकि दोनों जो देख रहे हैं ये दोनों समीकरण एक ही जैसा है। इसका मतलब इनका जो वैल्यू होगा अनेक होगा। ठीक है, क्योंकि एक ही जैसा है तो कुछ भी ले सकते हैं ना, कुछ भी संतुष्ट करा सकते हैं। मान लीजिए x बराबर 0 डाल देंगे, फिर तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। फिर x बराबर 1 डाल दिए तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 डालेंगे तो 7/3 आ जाएगा। यानी इसका जो वैल्यू होगा, इसका जो मान होगा अनेक होगा। ठीक है, अनेक होगा। अनेक का मतलब क्या होता है, अनेक, अनगिनत, अनगिनत। ठीक है, अनगिनत हल या फिर वही अनेक हल। अब उसमें क्या होता था, पिछले वाला में केवल एक हल होता था और प्रतिच्छेद करता था। प्रतिच्छेद मतलब काटना। तो इसमें क्या करेगा, इसमें देखो क्या करेगा, अब इसमें क्या करेगा, उसमें तो प्रतिच्छेद करता था, लेकिन इसमें क्या करेगा, देखा इसमें करने के लिए मैं एक और बनाऊंगा ऐसे। देखो अब क्या होगा, ये 0 0 1 2 3 डाल, 1 2 टीली, 1 2 टीली पोल, 1 2 टीली पोल। अब देखो ठीक है, छोड़ा देर के लिए मान लिए ये दोनों सेम है। अब 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, ये दोनों एक ही जैसा है, दोनों समीकरण एक ही जैसा है, तो एक ही समीकरण लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत ना है। देखा ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, अगर हम x बराबर 0 डालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिब्बा बनाएंगे। x बराबर 0 डालेंगे तो y बराबर 3। अब क्या करेंगे, x बराबर 2 डालेंगे तो क्या होगा, x बराबर 1 डालेंगे तो क्या होगा, y बराबर 1 डालेंगे तो, चलो y बराबर 1 डालेंगे तो क्या होगा, 1 डालेंगे तो 6, x बराबर 3। ठीक है, तो दोनों का जो वैल्यू होगा यही होगा, क्योंकि ये भी जो है ये दोनों एक ही जैसा है, दोनों समीकरण, तो दोनों का तो मान एक ही होगा। होगा कि नहीं होगा, तो पहले इनको लिख लो, x बराबर 0 y बराबर 3, तो यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो फिर x बराबर 3 y बराबर 1, यहाँ हो जाएगा। चलो अब इनको क्या करेंगे, यह 3 ना है जी, 3 है तो यहाँ पर लिख देंगे। अब इन दोनों को ऐसे मिला देंगे भैया, तो ये तो पहला के लिए हो गया। अब दूसरा भी यही है, तो दूसरा को भी तो इसी पर लाएंगे ना, तो सुता देंगे इस पर, क्योंकि दोनों सेम ही है तो दोनों को सुता दिए, और दोनों को सुता दिए देखो ये एक दूसरे से ऐसे ऐसे कट कर रहा है, मतलब हर जगह कट करेगा, जहां जहां छुएगा वहां वहां सटेगा, वहां वहां कटेगा। ठीक है, तो हर जगह कट रहा है, इसका मतलब क्या होगा, अनगिनत हल होगा। ठीक है, अनगिनत हल होगा, होगा कि नहीं होगा। और इसको जो सट रहा है ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं संपाती। ठीक है, क्या बोलते हैं, ये जो रेखा है संपाती है। क्या हो गया, ये संपाती हो गया, एक दूसरे पर सोए हुआ है। ठीक है, समझ रहे हो ना। अब इस संपाती होने के लिए कुछ बोले तो अनगिनत हल होने के लिए कुछ ऐसी तरीका बताओ ना जिससे मेरे को दिक्कत ना हो, ऐसी उकानी ना पड़े। तो इसके लिए यही तरीका है, देखो इन दोनों सेम है, दोनों सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, क्योंकि सब इसका सेम है। क्या देखो, ये भी सेम है, 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 यानी 2/2 1, 3/3 1, 9/9 1, यानी जिसका तीनों के तीनों सेम होगा वो क्या होगा, संपाती होगा और अनगिनत हल होगा।
ठीक है, संपाती होगा और अनगिनत हल होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या आ गया, इसके बाद एक और आता है, वो क्या आता है देख लो, फिर इसको हटा देते हैं, उसके बाद बताएंगे, अच्छी बात है। तीन के क्या लेंगे, तो तीन के भी हम लेंगे इस किताब से। देखो x प्लस 2y बराबर 4 और 2x प्लस 4y बराबर 12। अब देखो भाई इसमें क्या होता है, इसमें देखो क्या होगा, अब तुम इसको किसी भी तरीका से हल करना चाहोगे तो ये हल नहीं होगा। पूछो क्यों, क्यों नहीं होगा? अरे हो तो जाएगा भाई, देख, अरे यहाँ हो जाएगा। कैसे कैसे, यहाँ पर देखो, अगर तुम इसको करोगे तो ये हल कैसे नहीं होगा, ये हल होगा ही नहीं। ठीक है, ये दोनों को संतुष्ट करने वाला ऐसा कोई बनेगा ही नहीं। कैसे नहीं बनेगा भाई, इसका जो तुम करोगे, अगर तुम ये दोनों को 2 से गुना करोगे, क्योंकि दोनों पुराने के लिए तो 2x प्लस 4y बराबर 8 और 2x प्लस 4y इक्वल टू 12, काटने के लिए माइनस करना पड़ेगा, तो ये दोनों कट जाएगा। ठीक है तो ऐसा कोई x का मान नहीं होगा और y का मान नहीं होगा जो इन दोनों को संतुष्ट करेगा। x का मान भी ऐसा कोई नहीं होगा जो इन दोनों को संतुष्ट करेगा और y का मान भी कोई ऐसा नहीं होगा जो इन दोनों को संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब कैसे होगा, इसका मतलब ये होगा कि ना x का वैल्यू होगा ना y का वैल्यू होगा। अगर x का वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, यानी हल ही नहीं होगा। ठीक है, हल कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। अच्छा अब ये बताइए, कोई हल नहीं होगा, ये आपने कैसे बता दिया? यानी कोई हमें ग्राफ बताइए ना, ये तो हो गया सीधे ऐसे वाली बात, हमें तो ग्राफ चाहिए, तो ग्राफ पर दर्शाना है, तो ग्राफ पर कैसे दर्शाएंगे? देखो ऐसे दर्शाते हैं, x बराबर यानी x प्लस 2y इक्वल टू 4 है ना। अब x बराबर 0 डाल दो, पहले तो डिवा बनाना पड़ेगा, ये तो हम जानते हैं, पहले डिवा बनाना है, तो जानते हो ना? हाँ जानते हैं। x बराबर 0 डालेंगे तो y बराबर 2 आएगा, क्या बात है। अगर x बराबर y बराबर 1 डालेंगे तो x बराबर 2 आएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पर x 2 1 2 डाल दो, जो है सो x बराबर 0 तो y बराबर 2, तो यहाँ हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 2 y बराबर 1, ये यहाँ हो जाएगा। अब क्या होगा, अब इनको मिला दो। ठीक है, मिल गया। अब क्या हो जाएगा, तो ये जो बन जाएगा रेखा x प्लस 2y इक्वल टू 4 का। अब दूसरा क्या है, 2x प्लस 4y इक्वल टू 12। ठीक है, अब इनके लिए एक डबा बनाइए, बना दिए भैया जी, एक्स वाई लिख दिए। अब x बराबर 0 डालेंगे तो y बराबर कितना आएगा, 3 आएगा, 0 चाहते हैं 12। ठीक है, अगर y बराबर 0 डाल दिए तो x बराबर 6 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, x बराबर 6। चलो फिर अब इसमें डालो, x बराबर 0, y बराबर 3, 0 3, अब x बराबर 6, 1 2 3 4 5 6, चलो अब 6 0 यहाँ आ जाएगा। अब बताइए ये दोनों कभी कटेगा? ठीक है, ये दोनों कभी कटेगा? इसके दोनों बीच में इतना गैप है, इतना दरार है, कोई इनको जोड़ने जाएगा? नहीं जाएगा। मतलब कोई ये कभी भी एक दूसरे से नहीं कट सकता। जहां अगर नहीं कटेगा उसका मतलब वहां आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि कटता है तभी सटता है या फिर बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पर कट ही नहीं रहा है तो इसका मतलब कोई हल नहीं होगा। और तुम्हें पता है सबसे पहले क्या करता था, प्रतिच्छेदी होता था, तो प्रतिच्छेदी में एक जगह कट रहा है, इसका मतलब केवल एक हल हुआ था। फिर क्या था, दूसरा में ऐसे एक के ऊपर एक सोया हुआ है, इसका मतलब ये हर जगह कट रहा है, इसका मतलब ये अनगिनत हल था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये चुट्टा एक दूसरे से अलग भाग रहा है, इनको डिवोर्स चाहिए, इनको तलाक चाहिए, तो ये कभी कटेगा? नहीं कटेगा। लेकिन ये कैसा दिख रहा है, ये समांतर दिख रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये समांतर हो रहा है। अब चलो, अब तुमसे पूछेगा कि भाई इनका तरीका क्या है जानने का, तो तुम कैसे बताओगे? तो तुमको याद करने का तरीका ये है
कि A1/A2 जो A1/A2 है इक्वल टू B1/B2 है। देख लो 1/2 और 1/3 है, लेकिन हमें दोनों का बराबर हो रहा है। जिसका A1/A2 इक्वल टू B1/B2 होगा वो क्या होगा, उसका कोई हल नहीं होगा और वो बनेगा क्या, वह समांतर बन जाएगा। ठीक है, और जिसका ये तीनों बन जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, अनगिनत हल होगा और समपाती होगा, एक दूसरे पर सोए रहेगा। ठीक है, और फिर तीसरा क्या है, तीसरा अगर बराबर नहीं होगा तो एक हल होगा लेकिन वो क्या होगा, प्रतिच्छेद करता हो। ठीक है, तो ये तो तरीका था जानने का, पहचानने का, एक दूसरे से पहचान करने का। ठीक है, लेकिन इसको पर एक प्रश्नावली बनता है जिसका चर्चा कर लेंगे हम आने वाले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जान लो, समझ लो, एक बार नहीं समझ में 2 बार देखकर पूरे अच्छे से समझ लो, क्योंकि इस पर हमारा चैप्टर बनता है बहुत ही ज़बरदस्त और मस्त, लेकर आते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।